जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS मेंटोर्स में। आज की वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्वाणा। निर्वाणा मतलब मोक्ष। लास्ट वीडियो में आपने इसका ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, ठीक है। जिन भी लोगों ने नहीं देखा है तो मैं बता दूं, इस वीडियो में हम जो यूपीएससी 4 एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिनका नाम है CAPF, NDA, CDS और सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इन चारों एग्जाम का हम जो PYQ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनका हम एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में मैं पहले बता दूं कि ये सीरीज जो है ये दोनों लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश और हिंदी। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो हिंदी मीडियम के लिए भी होंगे और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी होंगे, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है कि हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट नहीं है। कंटेंट है, मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है। आप इसको फॉलो कीजिए। तो इस सीरीज में हमारा पहला टॉपिक क्या होने जा रहा है, किस टॉपिक के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक होने जा रहा है हमारा फंडामेंटल राइट्स। हमने इस टॉपिक को ही पहले क्यों उठाया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है, ये हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस सीरीज में मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूं कि आपने कम से कम एक बार तो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी ही होगी, ठीक है। और नहीं भी पढ़ी है तो इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है, सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी इस वीडियो को, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं। ओरिजिनली हमारे पास 7 तरीके के राइट्स थे। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इसमें क्या किया, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में मेंशन है, ठीक है। तो ये हो गई कहानी हमारे फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। अब बात करें, यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन है, कहीं तो मेंशन होंगे ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, उसके पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में इनको मेंशन किया गया है, ठीक है, इनका जिक्र किया गया है। अब बात करें आर्टिकल 12 की, आर्टिकल 12 की, जो स्टेट और राज्य क्या होगा उसके बारे में बताता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम बात करें, स्टेट और राज्य क्या है वो कौन बता रहा है, वो आर्टिकल 12 बता रहा है। फिर बात करें, आर्टिकल 13 आता है। आर्टिकल 13 जो ये बताता है कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा किसके? फंडामेंटल राइट्स के, उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। कोई भी कानून जो जो फंडामेंटल राइट, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनके असंगत या उनका अल्पीकरण करेगा, उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 12 और 13। अब बात करें आर्टिकल 14 की, तो राइट टू इक्वालिटी, ये हमारा फंडामेंटल राइट था पहला। तो इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 में आते हैं, ठीक है। अब बात करें अपना आर्टिकल 15 की, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये हो गया आर्टिकल 15, ठीक है। अब बात करें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल हो गया 16। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये हो गया आर्टिकल 17। फिर एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये हो गया आर्टिकल 18। अब बात करें राइट टू फ्रीडम, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हो गया अपना आर्टिकल 19। स्लाइड में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब बात करें, आर्टिकल 19 हो गया। फिर आता है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये आर्टिकल होता है 20। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हो गया आर्टिकल 21। राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A।
फिर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये हो गया आर्टिकल 22। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये होता है आर्टिकल 23। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डियस जॉब, ये हो गया आर्टिकल 24। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें हो गया फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये हो गया आर्टिकल 25। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये हो गया आर्टिकल 26। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये हो गया आर्टिकल 27। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये हो गया आर्टिकल 28। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ये हो गया आर्टिकल 29। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये हो गया आर्टिकल 30। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हो गया आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 हटा दिया गया, ये आपको बता दिया। ठीक है, अब ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। यदि आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैं इनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट होगी जिसमें मैं लक्ष्मीकांत को पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा, उसमें हम इसको डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी सीरीज में। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सीएपीएफ के क्वेश्चन है। हम 2012 से लेकर 2022 10 साल के सीएपीएफ के क्वेश्चन जो हैं उनको करेंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक है अपना फंडामेंटल राइट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आज उठाए। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़िए, और हाँ, जो पढ़ के जो क्वेश्चन लगाना चाहता है अपने में लगा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट। दैहिक स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मुझे थोड़ा हिंदी में कंफर्टेबल लगता है क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, तो मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक है, बाकी आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तर्क संगत आधार के बिना उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का प्राधिकार राज्य के पास नहीं है। ठीक है, सही बात है, नहीं है। सेकंड देखते हैं, किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए। सही बात है। ठीक है, बिना प्रक्रिया विधि की प्रक्रिया से उसके दैहिक स्वतंत्रता से आप उसे वंचित नहीं रख सकते, ये भी सही है। अब बात करें, तीसरा पूछा है दैहिक स्वतंत्रता को न्यायिक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, जो हैबियस कॉर्पस होता है उससे इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। हाँ भाई, किया जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है। अब बात करें फोर्थ ऑप्शन, देखिए, एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से विधि की सम्यक प्रक्रिया को गढ़ा। क्या बोला है? द मेजर व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये गलत है, क्योंकि जो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला सिस्टम जो है ये मेनका गांधी केस में आया था, ना कि ए गोपालन केस में। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मैं क्यों इतना एम्फेसाइज करता हूं कि आपको सिर्फ एक रिसोर्स ही फॉलो करना है। ये चारों जो ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन लक्ष्मीकांत में एज इट इज दिए हुए हैं। ठीक है, यदि आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी होगी तो ये चारों ऑप्शन आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे दिया गया लक्ष्मीकांत में। ठीक है, तो ये देखिए, ये बोला है पहला ऑप्शन जो था, आर्टिकल 21 डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये था। फिर देखिए गोपालन केस, इसमें नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 21 का, इसमें बोला गया था कि आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। फिर तीसरा देखिए, ये फोर्थ ऑप्शन जो था मेनका केस वाला। ठीक है, मेनका केस में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया गोपालन केस को बाय टेकिंग अ वाइड इंटरप्रिटेशन, क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फिर देखिए रिट वाला, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल, सबसे सबसे रक्षा करेगा भाई ये हमारा रिट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स एज इंस्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो बताइए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। ठीक है, आंसर अपना कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल भी अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ये आर्टिकल कौन सा? 21 है। ये आर्टिकल जो है हमारा, ये आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल 21A। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल आता है? ये आर्टिकल आता है हमारा, तो ये कौन सा आर्टिकल आता है? ये आता है आर्टिकल 23। अब बात करें, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध। ठीक है, तो लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध, तो ये हमारे किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है हमारा आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 47 में ये क्या है? ये हमारा डीपीएसपी का पार्ट है। फिर बात करते हैं, दुर्बल वर्गों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन। तो ये हमारा किस आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 46। ठीक है, तो ये भी हमारा डीपीएसपी आता है। ठीक है, तो ये हो गए 4 ऑप्शन हमने देख लिए। अब इसमें क्या बोला है? मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखता। तो इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ये डीपीएसपी के पार्ट है। तो आंसर क्या होगा अपना? आंसर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो ये भी पूरा लक्ष्मीकांत में दिया गया है। यदि आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी होगी तो ये 4 ऑप्शन आप टेकल कर लोगे। तो इसलिए रिसोर्स नहीं बदलना है, रिसोर्स एक ही रखना है, उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसे लक्ष्मीकांत में कैसा दिया गया है। ये देखो, राइट टू एजुकेशन ये दिया गया है, राइट टू एजुकेशन। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, पीपीटी में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? 6 to 14 ईयर बच्चों को दिया जाएगा। कब जोड़ा? ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इसे जोड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। आर्टिकल 23 क्या बोल रहा है? प्रोहिबिशन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, बेगार, फोर्स लेबर, ये दिया हुआ है देखो लक्ष्मीकांत में। फिर देखिए, टू प्रोहिबिशन एंड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिक ड्रिंकिंग एंड ड्रग विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ये आर्टिकल 47 दिया हुआ है। टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन, ये किस में दिया? आर्टिकल 46 में दिया। सभी कुछ दिया है लक्ष्मीकांत में, आपको सिर्फ उसको अच्छे से पढ़ना है। यदि आप उसको अच्छे से पढ़ोगे आपको ये सारे ऑप्शन आप टेकल कर लोगे आराम से एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदी में देखें, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बताइए किस आर्टिकल के अंदर आता है? मैंने आपको पहले इस क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि कौन कौन सा आर्टिकल क्या है। ठीक है, अपना जो आंसर है वो उसमें कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए कि पहला ऑप्शन किस आर्टिकल के अंदर आता है। पहला ऑप्शन जो है ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 15 है। अब बात करें जो लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये है हमारा आर्टिकल 16। ये क्या है? आर्टिकल 16।
ये है आर्टिकल 15, ये है आर्टिकल 16। उसके बाद देखते हैं अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट टू माइनॉरिटीज। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल 29। फोर्थ आप बात करें, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आता है आर्टिकल 17। ठीक है, अब देखिए कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन, दूसरा और फोर्थ, 1 to 4। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला ऑप्शन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जो है भारत के नागरिक तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। यदि आपने लक्ष्मीकांत यदि पढ़ी होगी तो आपको एक आइडिया होगा कि कौन कौन से आर्टिकल सिर्फ हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे सिटीजन हैं, उनको ही मिले। कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं आपको। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल हैं ये सिर्फ सिटीजन को ही मिलते हैं। ठीक है, ये सिटीजन को ही मिले हुए हैं। तो पहला देखो, आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर्स। तो देखो मैंने क्या बताया, सिर्फ नागरिकों को मिला हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 जो है केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। देखो मैंने बोला है 15, 16, 19, 29, 30, तो सेकंड ऑप्शन सही है। पहला गलत है, सेकंड सही है, तो ये ऑप्शन हो गया। थर्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी एलिमिनेशन होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। हाँ सही बात है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न हैज फाउंड अ प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दोनों में स्थान मिला है? ठीक है, अब देखो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, अभी हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम में नहीं पूछा। ये क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, उसमें बोल दिया कि इन चारों में से कौन सा दोनों में। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, ये सीएपीएफ में पूछ चुका है। इस टाइप का एक पैटर्न क्वेश्चन का पूछ सकता है हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए पहला देखिए ऑप्शन, लोक संपत्ति की सुरक्षा, सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अभी डीपीएसपी का आर्टिकल तो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन फिर भी जिन्होंने पढ़ा है वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसका जिसको आंसर पता चल गया है वो भी अपना कमेंट सेक्शन में लिख दे। ठीक है, तो चल मैं बताता हूँ। जो हमारा पहला है लोक संपत्ति की सुरक्षा, सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 49 ये आता है हमारे आर्टिकल 49। ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद बात करें, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है हमारा आर्टिकल ये आता है आर्टिकल 48 ए। ठीक है, अब बात करें तीसरा ऑप्शन, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि, विरासत के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारा उसका पार्ट है ये। फिर आता है ऑप्शन डी, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसकी बात करें तो ये है हमारा 43 बी।
ठीक है। तो अब बात करते हैं, जब ये क्या होता है, देखो किसी भी आर्टिकल में यदि इस तरीके से दिया रहता है 48A 48B, तो ये मतलब A B C इस तरफ से जुड़ रहा है, तो मतलब इसमें अमेंडमेंट किया गया है। आर्टिकल 48 में कुछ अमेंडमेंट किया गया है, इसलिए वो जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये हम बात करें जो बी ऑप्शन है, ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये याद करने वाली चीज है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी भी। उसके बाद बात करें ये सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसमें जोड़ा गया। अब बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या बोला था, इनमें से चारों में से कौन सा हमारा मूल कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है और डीपीएसपी भी है? तो बात करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो ये जो दोनों हैं ये है हमारे डीपीएसपी के पार्ट है, प्योर तरीके से डीपीएसपी के पार्ट है। फिर बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा प्योर तरीके से बात करें तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी की ये जो है ये हमारे डीपीएसपी के साथ साथ हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलो अब इसमें थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। जो हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये कब लेकर आया इसको? इसे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा इसे जोड़ा। किसकी रिकमेंडेशन पर? ये थे हमारे स्वर्ण सिंह कमेटी थी एक, उसके रिकमेंडेशन पर उसकी रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन और उनके हर एक ऑप्शन का सॉल्यूशन। इस तरह हमें एनालिसिस करना है, ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन भी हो जाए, क्वेश्चन के साथ जिसके चारों ऑप्शन है चारों ऑप्शन को सर्च करना है, साथ चारों ऑप्शन के बारे में करना है। अब ये चारों ऑप्शन आप देखोगे हमारे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में एज इट इज दिए हुए। यदि आपने यदि आपने सिर्फ एक रिसोर्स ये फॉलो किया और इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, रिवीजन रिसोर्स आपको एक ही रखना है, रिसोर्स जो है ये एक रखना है, ठीक है, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। यदि आप 2 या 3 रिसोर्स रखोगे उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो लक्ष्मीकांत पढ़ने से क्या होगा, जब आप मेन एग्जाम में बैठोगे तो 15 क्वेश्चन यदि आते हैं तो 11 से 12 क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से सही कर जाओगे। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है? पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू करना है जो हम कर रहे हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और सीएसई, इन चारों के पीवाईक्यू हम करेंगे। यदि 5-5 क्वेश्चन आप रोज डेली बेसिस पर करोगे, ठीक है, तो एग्जाम तक आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा, रिलेवेंट कंटेंट हो जाएगा। और क्या फायदा होगा इस पीवाईक्यू को करने का? जब आप बुक पढ़ोगे आपका माइंड जो है वो बुक को उसी तरीके से पढ़ेगा जिस तरह क्वेश्चन बनते हैं। आप पढ़ के देख लेना, आपके दिमाग में खुद ऑटोमेटिकली आएगा कि अच्छा क्वेश्चन इस तरह बन सकता है। इससे पहले आपने यदि लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपके माइंड में कभी आया कि इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि डीपीएसपी और जो फंडामेंटल ड्यूटी है उन दोनों को मिला के क्वेश्चन बन जाए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसमें बात की थी कि इन चारों में से कौन सा दोनों में आता है? नहीं आया होगा। तो यदि आप पीवाईक्यू को करोगे तो उससे क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं उसका एक आइडिया मिल जाएगा, और जब आप बुक पढ़ोगे तो आपका माइंडसेट भी उसी तरीके से काम करेगा। तो ये थी हमारी निर्वाणा सीरीज की फर्स्ट वीडियो। होप आप सबको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सीरीज का फायदा उठा सकें। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी लग रही है, आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसको मैं ठीक करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है
वो आप तक पहुंच सके। और रही बात इस स्लाइड की, तो ये पूरी स्लाइड में आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो उसका पूरा स्लाइड जो है मैं उस टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।